हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए जंगल की कुछ अजीबोगरीब रहस्यों के साथ जुड़ी एक कहानी लेकर आई हूँ। अक्सर हम जंगल में जाते हैं और वहाँ पे हमें अजीब अजीब चीज़ें महसूस होती हैं, दिखाई देती हैं, जिनका कोई जवाब नहीं होता कि ये क्यों हो रही हैं या ये क्यों हैं। उससे ही जुड़ी वैसे ही रहस्यों के साथ बनी हुई एक कहानी जो एक अफसर के साथ घटित हुई या उसके एक्सपीरियंस पे बेस्ड है कि वो जंगल में सर्च एंड रेस्क्यू में जब वो जाते हैं या किसी पहाड़ों पे जाते हैं तो उनके साथ क्या क्या घटित होता है। ऐसी एक कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कुछ अलग सी और कुछ यूनिक सी कहानी पसंद आएगी। ये किसी के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, तो जहाँ तक मैं इसकी सच्चाई का दावा तो नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा कहा गया है मुझे कि ये सच्ची कहानी है एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर की। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जिस तरह हमारे यहाँ आपातकाल पुलिस होती है, उसी तरह बाहर के देशों में एक अलग पुलिस डिपार्टमेंट होता है जिनका काम जंगलों और पहाड़ों पर खोए हुए लोगों को ढूंढने का होता है। क्योंकि ये एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर के साथ घटी हुई घटनाओं पे आधारित और उनके एक्सपीरियंस पे आधारित कहानी है, तो आगे की कहानी हम उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। अपनी 35 साल की नौकरी में खोए हुए लोगों को ढूंढने का मेरा बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। ज़्यादातर लोग या तो अपने रास्ते से भटक जाते हैं या फिर किसी पहाड़ी से फिसलकर रास्ता भूल जाते हैं और वापस नहीं जा पाते। जैसा कि पुरानी कहावत है कि अगर खो जाओ तो जहाँ हो वहीं रहो। इसीलिए ज़्यादातर लोग जो जंगलों और पहाड़ों पर खो जाते हैं वो वहीं आसपास ही मिल जाते हैं और कहीं दूर नहीं जाते। लेकिन 2 बार मेरे पास ऐसे केस आए जहाँ ऐसा नहीं हुआ। इन दोनों ही केसेस ने मुझे अंदर तक हिला के रख दिया था और इन्हीं केसेस ने मुझे आगे मोटिवेशन दी कि मैं पूरी शिद्दत के साथ खोए हुए लोगों को ढूंढूं, जिन लोगों को ढूंढने का जिम्मा मुझे दिया गया है। पहला केस था एक छोटे से लड़के का जो अपने माँ बाप के साथ जंगल में पिकनिक मनाने गया था। वो बच्चा और उसकी छोटी बहन दोनों एक ही साथ खोए थे। दोनों बच्चे माँ बाप के साथ खेल ही रहे थे कि माँ बाप की नज़र सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही उनसे हटी और दोनों बच्चे अचानक गायब हो गए। माँ बाप के काफ़ी ढूंढने पर भी जब बच्चे नहीं मिले तब उन्होंने हमें फ़ोन किया। मैं अपनी टीम के साथ उस जगह पहुँचा जहाँ से बच्चे गायब हुए थे। थोड़ा सा ढूंढने पर बच्ची तो बहुत जल्दी मिल गई, पर वो छोटा लड़का नहीं मिला। जब बच्ची से हमने उसके भाई के बारे में पूछा तो उसने बताया कि भैया को भालू अंकल लेकर गए हैं। उसने बताया कि भालू अंकल ने उसको खाने के लिए बेर दिए और उसको किसी को कुछ न बताने के लिए बोला। वो बस भैया के साथ थोड़ी देर खेलना चाहता था, बच्ची ने बताया। आखिरी बार बच्ची ने अपने भाई को देखा था तब वो भालू अंकल के कंधों पर बैठा हुआ था और खुश था। जाहिर था कि हमारा सबसे पहला शक गया कि शायद ये किडनैपिंग का केस है और बच्ची को किसी ने बहला फुसला के किडनैप कर लिया है। लेकिन उस एरिया को अच्छे से जानने के बाद भी हमें किसी दूसरे आदमी के वहाँ आने का कोई सुराग नहीं मिला। लड़की बार बार यही बता रही थी कि वो भालू अंकल दिखने में बिल्कुल अलग था। उसका कद बहुत लंबा था और उसके शरीर पर बहुत बाल थे जैसे कि भालू के होते हैं, और उसका चेहरा बहुत अजीब सा था। अजीब सा, बच्ची ने यही बताया। हमने उस इलाके को कई हफ्तों तक छाना, लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। वो मेरी लाइफ के सबसे लंबे चले केसेस में से एक था। आखिर में हार कर हमें वो केस बंद ही करना पड़ा। दूसरा केस था एक 11 से 12 साल की लड़की का जो अपनी मम्मी और दादाजी के साथ पहाड़ों पर घूमने के लिए गई थी। उसकी मम्मी ने बताया कि वो बस 1 मिनट के लिए एक पेड़ पर चढ़ी थी, ये देखने के लिए कि आसपास और क्या क्या है। बस फिर वो लड़की उस पेड़ से नीचे कभी आई ही नहीं।
पता नहीं पेड़ से ही कहाँ गायब हो गई। उन्होंने उसका घंटों तक पेड़ के नीचे वेट किया। ना कोई चिल्लाने की आवाज़ आई, ना ही गिरने की। लड़की पेड़ के ऊपर से ही ऐसे गायब हो गई जैसे कि हवा में गायब हो गई हो। घंटों वेट करने के बाद उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। हम जब वहाँ पहुँचे तो हमने भी उस इलाके को अच्छे से ढूंढा, लेकिन लड़की का कहीं कोई अता पता नहीं मिला। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि वो दोनों बच्चे कहाँ गायब हुए, और उन मासूमों को ढूंढ ना पाने का दर्द मैं आज भी महसूस करता हूँ। कई बार जब किसी खोए हुए शख्स को ढूंढने जाना होता था तो मैं अकेला ही अपनी खोजी कुत्तों के साथ लेकिन निकल पड़ता था, और अक्सर वो खोजी कुत्ते मुझे सीधा किसी ऊंची पहाड़ी के नीचे ले जाते। कोई छोटी मोटी पहाड़ी नहीं, बल्कि ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, जहाँ ना कोई पेड़, ना कोई चट्टान, ना ही कोई पत्थर, सिर्फ सीधी ऊंची खड़ी पहाड़ियाँ जिन पर चढ़ना किसी आम इंसान तो छोड़ो, किसी प्रोफेशनल के बस का भी नहीं था। ऐसी पहाड़ियाँ जहाँ ठीक से हाथ रखने तक की जगह नहीं होती थी, और हमेशा ही खोया हुआ इंसान पहाड़ के ऊपर या फिर दूसरी तरफ ही मिलता था, वो भी हेलीकॉप्टर की मदद से कई कई किलोमीटर दूर। उन लोगों को याद ही नहीं होता था कि वो वहाँ कैसे पहुँचे। दिमाग घूम जाता था ये सोच के कि वो उस तरफ कैसे पहुँच जाते थे। कोई ना कोई जवाब तो ज़रूर ही होगा इसका, लेकिन मुझे इसका आज तक कोई जवाब नहीं मिला। एक केस मुझे अच्छे से याद है जिसमें हमें एक डेड बॉडी मिली थी। एक 11 साल की लड़की एक नदी पार कर रही थी। उस पर बने एक छोटे से पुल से अचानक उसका पैर फिसला और वो नीचे एक पत्थर पर जा गिरी। लड़की सर के बल गिरी थी और गिरते ही उसकी मौत हो गई थी। ऐसा नहीं था कि मैंने पहली बार कोई डेड बॉडी देखी हो, लेकिन उस लड़की की माँ को जब उसकी मौत की खबर मिली तो उसकी माँ की वो दिल दहला देने वाली चीखें मैं कभी नहीं भूल सकता। लड़की की बॉडी को जब हम एम्बुलेंस में डाल रहे थे तब उसकी लाश को देख के उसकी माँ की वो दिमाग को फाड़ कर रख देने वाली चीखें बहुत डरावनी थी। ऐसा लगा मानो उसकी बेटी के साथ ही उसका सब कुछ खत्म हो गया हो। उसकी चीख में जो दर्द था, ऐसा लगा मानो उसकी बेटी के साथ ही उसकी मौत भी हो गई हो। कुछ दिनों बाद मेरे ही एक साथी ने बताया कि उस माँ ने खुदकुशी कर ली है। वो अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकी थी। काश मैं उसके लिए कुछ कर पाता। एक बार मुझे एक दूसरी टीम के अफसर के साथ काम करने का मौका मिला। मैं खुद भी एक ऑफिसर ही था। हुआ यूँ था कि हमें एक इलाके में कुछ भालुओं के होने की रिपोर्ट मिली थी। उसी रिपोर्ट के सिलसिले में हम वहाँ जांच करने गए थे। दरअसल उसी दौरान उस इलाके में एक आदमी के खो जाने की भी रिपोर्ट मिली थी। वो आदमी पहाड़ी चढ़ने हाइकिंग के लिए गया था और उसको कुछ दिन में वापस आ जाना था, लेकिन वो वापस आया नहीं। ट्रेनिंग के दौरान हमें पहाड़ चढ़ना सिखाया जाता है और उस आदमी को ढूंढने के लिए हमें बहुत मुश्किल पहाड़ियाँ चढ़नी पड़ी। आखिर में हमें वो मिल ही गया। उसका पैर 2 पत्थरों के बीच बने छोटे से छेद में फंस गया था और टूट गया था। मालूम पड़ा कि वो वहाँ 2 दिन से फंसा हुआ था और उसका पैर सड़ना शुरू हो चुका था। काफ़ी देर मशक्क़त करने के बाद किसी तरह हमने उसको बाहर निकाला और हेलीकॉप्टर पर चढ़ाया। हेलीकॉप्टर में सिर्फ डॉक्टर ही था उसके साथ। बाद में उस डॉक्टर ने हमको बताया कि वो आदमी चुप ही नहीं हो रहा था और रोए जा रहा था। बार बार एक ही बात बोले जा रहा था कि वो तो बिल्कुल ठीक था और अच्छे से पहाड़ी की चढ़ाई कर रहा था कि उसको वहाँ एक रहस्यमय आदमी मिला। उस आदमी के पास चढ़ाई का कोई औजार नहीं था और वो सफ़ेद कपड़े पहने हुआ था। वो उस रहस्यमय आदमी के पास गया और उसको पीछे से आवाज़ दी। वो आदमी पलटा तो उसने देखा कि उसका कोई चेहरा ही नहीं है। सिर था लेकिन कोई आँख, नाक, मुंह कुछ नहीं था। उसने बताया कि उस आदमी को देख के वो इतना डर गया कि जल्दी से पहाड़ी के नीचे आने लगा और उसी दौरान उसका पैर फिसला और वो वहाँ फंस गया। उसने बताया कि जब वो वहाँ फंसा हुआ था तो पूरी रात उस बिना मुंह वाले आदमी के नीचे उतरने की आवाज़ें सुनता रहा था। नीचे उतरते हुए उस आदमी की भयानक दिल दहला देने वाली चीखें पूरी रात उसने सुनी। डॉक्टर की ये बात सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अच्छा हुआ
जब वो ये कहानी बता रहा था तो मैं उसके साथ हेलीकॉप्टर में नहीं था। मेरी ज़िंदगी के सबसे भयानक केसेस में से एक था एक लड़की को ढूंढने का केस, जो कि अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ पहाड़ चढ़ने यानी हाइकिंग के लिए गई थी और उनसे अलग हो गई थी। उस दिन हम देर तक बाहर पहाड़ी पर ही उसको ढूंढ रहे थे, क्योंकि हमारे खोजी कुत्तों को उसकी गंध मिल गई थी। आखिरकार वो हमें मिली। जब वो हमें मिली तब वो एक बड़े सड़े लकड़ के अंदर सहमी हुई बैठी थी। उसको देखने से ही पता चल रहा था कि वो सदमे में थी और बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसके एक पैर का जूता भी गायब था और उसका बैग भी वहाँ नहीं था। हालांकि उसको कोई चोट नहीं लगी थी, इसीलिए हम उसको अपने साथ पैदल ही वापस ले जाने लगे अपने बेस पर। अंधेरा हो चुका था। वापस जाते समय वो लड़की बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी और बार बार पूछ रही थी कि वो बड़ी बड़ी काली आंखों वाला आदमी हमारा पीछा क्यों कर रहा है। हमें वहाँ कोई आदमी नहीं दिखा, लेकिन वो बार बार पीछे देख रही थी। हमें लगा शायद वो सदमे के कारण ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। लेकिन हम जैसे जैसे अपने बेस के पास पहुँच रहे थे, उसकी अजीब हरकतें बढ़ती जा रही थी और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। बार बार वो मुझसे कह रही थी, उस आदमी को बोल दो, मुझे देख के मुंह ना बनाए। एक मौका तो ऐसा आया कि वो लड़की वहीं रुक गई और पलट के चिल्लाने लगी, मेरा पीछा करना बंद करो, मेरा पीछा करना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें इन लोगों को भी तुम्हारे साथ नहीं ले जाने दूंगी। बड़ी मुश्किल से हम उसको खींच के आगे बढ़े, लेकिन उसके अचानक बाद हमें अपने चारों तरफ से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। अंधेरा होने के कारण कुछ दिख तो नहीं रहा था, लेकिन आवाज़ें चारों तरफ से आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई खांस रहा हो, लेकिन वो कोई नॉर्मल खांसी नहीं थी, कोई बनावटी खांसी लग रही थी। एक लय में आ रही थी और वो भी चारों तरफ से, जैसे रात के अंधेरे में कीड़े आवाज़ करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे। मुझे नहीं पता मैं उस आवाज़ को कैसे बयां करूं। जब हम अपने बेस पर बस पहुंचने ही वाले थे, वो लड़की रुकी और उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें इतनी ज़्यादा फटी हुई थी जितना कोई इंसान नॉर्मली नहीं खोल सकता। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोली, वो कह रहा है कि तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। उसको तुम्हारी गर्दन पर बना चोट का निशान बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी गर्दन पर बचपन में लगी एक चोट का निशान है, जो कि कपड़े पहनने के बाद नहीं दिखता, और उस टाइम तो मैंने जैकेट भी पहनी हुई थी। मुझे नहीं पता उस लड़की को उस निशान के बारे में कैसे पता चला, लेकिन जैसे ही उसने मुझको ये बोला, अचानक वो खांसने की आवाज़ बिल्कुल मेरे कान के अंदर से ही आने लगी। मेरा रोंग रोंग खड़ा हो गया और दिल धाड़ धाड़ बजने लगा। मेरे साथ मेरे और साथी भी थे। मैंने उनको बोला, जल्दी से निकलो यहाँ से। मैं बहादुर दिखने की कोशिश कर रहा था अपने साथियों के सामने, लेकिन सच ये है कि मैं उस समय हद से ज़्यादा डर गया था। आखिर हम अपने बेस पहुँच गए, लेकिन उस रात जो हुआ उसको सोच के मैं आज भी कांप उठता हूँ। ये अगली कहानी मेरी सारी कहानियों में सबसे अजीब है। अब मुझे ये तो नहीं पता कि सभी टीम के साथ ऐसा हुआ है या नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरी यूनिट का सवाल है तो ये बहुत आम सी बात थी हमारी यूनिट के लिए। हालांकि इसके बारे में कभी आपस में बात नहीं करी जाती थी। आप लोग चाहो तो किसी दूसरे सर्च एंड रेस्क्यू टीम के ऑफिसर से इसके बारे में पूछ सकते हो सकता है उनको इस बारे में पता भी हो, लेकिन पूरे चांसेस है कि वो आपको बताएंगे नहीं इसके बारे में। हमारे सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से हमको सख्त निर्देश होता था कि किसी भी हालत में इस बारे में कोई बात नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। शुरू शुरू में मुझे भी अजीब लगा था, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद मुझे भी इनकी आदत पड़ गई थी और तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन ही इनसे सामना हो जाता था। होता यूँ था कि तकरीबन हर एक केस में ही जब हमें किसी को ढूंढने के लिए जंगल में कई किलोमीटर अंदर तक जाना पड़ता था, कई किलोमीटर मतलब 5 से 7 किलोमीटर दूर अंदर जंगल के, हमें हमेशा ही घने पेड़ों के बीच में लकड़ी की बनी सीढ़ियाँ मिलती। हर बार अलग अलग सीढ़ियाँ, ऐसी सीढ़ियाँ मानो कि जैसे आपके घर में बनी होती हैं ऊपर जाने के लिए, बिल्कुल ऐसी। लेकिन सिर्फ सीढ़ियाँ ना,
कोई घर, ना कोई कमरा, ना कुछ, घना जंगल और बीच में रखी सिर्फ ये सीढ़ियाँ। ऐसी ऐसी जगहों पर हमें सीढ़ियाँ मिली जहाँ कोई आम आदमी पहुँच तक नहीं सकता था। सीढ़ियाँ रखना तो दूर की बात, पहली बार जब मैंने उस सीढ़ियों को देखा तो मैं हैरान रह गया। मैंने अपने ऑफिसर से पूछा तो उन्होंने शांत रहने को बोला कि ये नॉर्मल है और घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी लोगों से मैंने पूछना चाहा, सब ने ये एक ही बात कही। मैं उन सीढ़ियों के ऊपर जाना चाहता था, उनको अच्छे से चेक करने के लिए कि वो कहाँ से आई हैं, लेकिन मेरी यूनिट के लोगों ने एंड ऑफिसर्स ने मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया था, कभी भूल के भी उनके पास नहीं जाना। अब तो जैसे उनकी आदत सी पड़ गई है, क्योंकि इतनी बार मुझे वो सीढ़ियाँ मिल चुकी हैं कि अब तो उन पर ध्यान भी नहीं जाता। इन रहस्यमय सीढ़ियों की बात करूँ तो मैंने बहुत तरह की सीढ़ियाँ देखी हैं जंगलों में। सब सीढ़ियों की बनावट अलग अलग होती है और सबका साइज़ भी अलग अलग ही होता था। कुछ सीढ़ियाँ बिल्कुल नहीं होती थी, मानो कि बिल्कुल अभी अभी बनाई गई हो, तो कुछ बिल्कुल पुरानी और जर्जर हालत में होती थी। एक बार मैंने ऐसी सीढ़ी देखी जिसको देख के लगा कि वो अभी अभी किसी लोहे के दुकान से बन के आई हो। ज़्यादातर सीढ़ियाँ तो लकड़ी की बनी लगती थी, वो सीढ़ी लोहे की बनी लग रही थी और धूप में चमचमा रही थी। आमतौर पर दूसरी सीढ़ियों से बड़ी थी और घूमकर ऊपर जा रही थी, बिल्कुल ऐसी जैसी बड़ी पानी की टंकियों में सीढ़ियाँ होती हैं, बिल्कुल वैसी। सीढ़ियाँ बहुत बड़ी नहीं हुआ करती थी, इतनी ही होती थी जितनी आमतौर पर घरों में बनी होती है। मेरे पास कोई तस्वीर तो नहीं है उन सीढ़ियों की, क्योंकि उनकी फ़ोटो लेने की सख्त मनाही है और मैं अपनी जॉब नहीं गंवाना चाहता था। जब मैंने अपनी जॉब शुरू की थी तब ट्रेनिंग के दौरान जो सबसे पहला केस मुझे मिला था वो था एक 8 साल के बच्चे को ढूंढने का केस। वो बच्चा अपनी माँ से अलग हो गया था। ये एक ऐसा केस था जिसमें हमें पक्का यकीन था कि बच्चा ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि कुत्तों को बच्चे की गंध बहुत अच्छे से मिल गई थी और हमें बच्चे के उसी इलाके में होने के निशान भी मिल गए थे। आखिर में बच्चा मिल गया, करीब 2 किलोमीटर दूर उस जगह से जहाँ से वो खोया था। बच्चे को पता ही नहीं था कि वो खेलते खेलते इतनी दूर निकल गया था। हमारी ही टीम का एक साथी उसको वापस लाया अपने साथ। अच्छा हुआ मुझे उस बच्चे को अपने साथ नहीं लाना पड़ा, क्योंकि मैं बच्चों को हैंडल नहीं कर पाता हूँ। मैं और मेरी ट्रेनर जब वापस लौट रहे थे तो मेरी ट्रेनर ने मुझसे कहा, चलो आज तुमको एक ऐसी जगह दिखाती हूँ जहाँ ज़्यादातर हमें खोए हुए लोग मिलते हैं। वो रास्ता आम रास्ते से अलग था और करीब 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम 1 घंटे में उस जगह पहुंच गए। हम जैसे जैसे उस रास्ते में जा रहे थे, मेरी ट्रेनर मुझे वो तमाम जगह दिखाती जा रही थी जहां उन्हें खोए हुए लोग मिलते थे। तभी मुझे कुछ दूर अजीब सा कुछ दिखाई देता है। आगे बताने से पहले बता दूं कि जिस जगह हम मौजूद थे वो पार्किंग से करीब 10-12 किलोमीटर दूर थी और साथ ही वो एक सरकारी ज़मीन थी और उस पर किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन गैर कानूनी था। अब वो चीज़ जो मुझे दिखती है दूर से चमकती हुई सी लगती है और सीधी लाइंस से बनी दिखती है। अब घने जंगल के बीच सीधी लाइंस कैसे आ सकती है? मैं अपनी ट्रेनर को उस तरफ इशारा करता हूँ, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। मैं उस चीज़ को ठीक से देखने के लिए आगे बढ़ता हूँ, लेकिन मेरी ट्रेनर पीछे ही रहती है और जब मैं उस चीज़ के करीब 20 फीट पास पहुँचता हूँ तो मेरा रोंग रोंग खड़ा हो जाता है। सामने एक स्टेयर केस है। इतने घने जंगलों के बीच में जहाँ आदमी का नामो निशान तक नहीं हो, वहाँ सीढ़ियाँ रखी हुई है। साफ बताऊँ तो उन सीढ़ियों का वहाँ होना हद से ज़्यादा अजीब था। वो एक नॉर्मल स्टेयर केस था जिस पर कि लाल रंग की कालीन बिछी हुई थी और करीब 10-15 सीढ़ियाँ बनी थी, बिल्कुल ऐसी जैसी घरों में होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो किसी घर में नहीं थी, बल्कि एक घने जंगल के बीचों बीच रखी थी। जिस लकड़ी से वो सीढ़ियाँ बनी थी, मैं उसकी लकड़ी को ठीक से देख सकता था। मैं उन सीढ़ियों के सामने खड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया है। तभी मेरी ट्रेनर आके मेरे साथ खड़ी होती है, बिल्कुल आराम से, जैसे उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा वो देख के। मैं हैरान होकर उससे पूछता हूँ, ये है क्या चीज़? इसकी आदत डाल लो बच्चे, बहुत सामना होगा इनसे तुम्हारा। मेरी ट्रेनर
हंसते हुए मुझसे कहती है। मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ता हूँ, लेकिन वो मेरा हाथ पकड़ के पीछे खींच लेती है ज़ोर से। नहीं नहीं नहीं, सोचना भी मत, ट्रेनर मुझसे कहती है। उसकी आवाज़ नॉर्मल थी, लेकिन उसने मेरा हाथ ज़ोर से पकड़ा हुआ था। तुम्हें ऐसी सीढ़ियाँ बहुत देखने को मिलेंगी, बस कभी उनके पास मत जाना, उनको छूना मत और उनके ऊपर मत जाना, बस उनको देख के अनदेखा कर देना, उसने मुझसे कहा। मैं उससे और ज़्यादा पूछना चाहता था, लेकिन जिस तरह से वो मुझे देख रही थी, मैं समझ गया था कि मेरे लिए ज़्यादा न पूछना ही बेहतर है। उसकी बात सही थी, क्योंकि मेरे करियर में हर हफ्ते ही एक दो ऐसी सीढ़ियों से सामना हो ही जाता था। कई बार तो 2-3 किलोमीटर अंदर जाने पर ही उनसे सामना हो जाता था। कई बार 25-30 किलोमीटर दूर अंदर मिलती थी, ऐसी ऐसी जगहों पर जहाँ कुछ भी नहीं था सिवाय घने जंगलों के। ज़्यादातर उनकी कंडीशन बिल्कुल नई जैसी ही होती थी, लेकिन हर बार अलग अलग साइज़, अलग अलग डिज़ाइन। एक बार तो ऐसी मिली जैसे 18वीं सेंचुरी के किसी महल से निकाल कर रखी हो, कम से कम 10 फीट चौड़ी और करीब 20 फीट ऊपर जाती हुई। मैंने कई बार कई लोगों से इनके बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही जवाब जो मेरी ट्रेनर ने दिया था, डरो मत, ये बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत मिलेंगी ऐसी, बस उनके पास मत जाना कभी। बाद में जब मेरे ट्रेनीज मुझसे यही सवाल करते थे, तो मेरा भी यही जवाब होता था। मुझे पता ही नहीं था कि उनको और क्या बताऊं। उम्मीद है किसी दिन मुझे और कुछ जानने को मिलेगी उन सीढ़ियों के बारे में। जहाँ तक कि खोए हुए लोगों का सवाल है, तो आप मान सकते हो कि मेरे पास आने वाले लगभग आधे केसेस खोए हुए लोगों के ही हुआ करते थे। बाकी आधे केसेस फंसे हुए लोगों को निकालने के होते थे, जैसे कि कोई पहाड़ी चढ़ते हुए गिर गया और चोट लग गई, या फिर किसी जंगली जानवर ने काट लिया हो, या फिर सांप या मधुमक्खियों के डंक मार दिए हों, या फिर किसी ने अपने आप को जला लिया हो। आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसा कितनी बार होता था कि कोई अपने आप को ही जला ले, वो भी गलती से। ऐसा करने वाले ज़्यादातर जवान लड़के ही हुआ करते थे, जो शराब के नशे में ऐसा कर बैठते थे। हमारी छोटी सी टीम हुआ करती थी, 7-8 लोगों की, और हमारी टीम में ज़्यादातर लोग पुराने और एक्सपीरियंस थे, जो अपने काम को बखूबी समझते थे और करते थे। ज़्यादातर केसेस में हमें खोए हुए शख्स का कोई ना कोई सुराग मिल ही जाता था, लेकिन कुछ केस ऐसे भी होते थे जहां हमें कोई सुराग ही नहीं मिल पाता था कि खोया हुआ शख्स आखिर कहाँ गायब हुआ। ऐसे केसेस मुझे सबसे ज़्यादा पेचीदा लगते थे, क्योंकि कोई सुराग ही नहीं मिलता था। ऐसा ही एक केस मुझे याद है जिसने मुझे बहुत परेशान किया, क्योंकि उस केस में हमें सुराग भी मिल गया था, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उस सुराग ने केस सुलझाने की बजाय और कई सवाल खड़े कर दिए थे। हुआ यूं कि एक आदमी जिसकी उम्र करीब 65 साल थी, वो पहाड़ पर चढ़ने हाइकिंग के लिए गया था। उसकी वाइफ ने हमको कॉल किया कुछ दिन बाद उसके वापस ना आने की रिपोर्ट लिखवाने के लिए। दरअसल उस आदमी को दौरे आने की बीमारी थी और वो बिना छड़ी के भी चल नहीं पाता था। उसकी वाइफ को लगा कि शायद वो अपनी दवाई लेना भूल गया है और बीच में उसको कहीं दौरा पड़ गया है। इससे पहले कि आप पूछें, मैं आपको बता दूं कि मुझे नहीं पता कि वो आदमी अकेले ही क्यों गया पहाड़ पर, जबकि उसको पता था कि उसको ये बीमारी है, या फिर उसकी वाइफ उसके साथ क्यों नहीं गई। मैं इस तरह के सवाल नहीं पूछता करता था, क्योंकि एक पॉइंट के बाद इन सवालों का कोई मतलब नहीं रह जाता था। कोई साथ गया या नहीं गया, उससे मुझे क्या मतलब। मेरा काम खोए हुए को ढूंढने का था और मैं उसी पर फोकस करना चाहता था। तो फिर हमने उस आदमी को ढूंढने की कार्यवाही शुरू की, नॉर्मली जैसे हम हर एक केस में ही करते हैं। हमने 3 टीम्स बनाई और उस इलाके को अच्छे से छानना शुरू किया, और थोड़ी देर बाद ही हमारे एक साथी को वो रास्ता मिल गया जिस पर वो आदमी गया था। फिर क्या था, हमने उसी रास्ते का पीछा करना शुरू कर दिया। अचानक मेरे रेडियो फ़ोन वॉकी टॉकी पर एक साथी की कॉल आई और उसने हमें पीछे आने को कहा। आमतौर पर ऐसी कॉल आने का एक ही मतलब होता है कि या तो खोया हुआ शख्स मिल गया है या उसकी बॉडी रिकवर की गई है। तो हम सब उस जगह पहुँचे जहाँ हमें हमारे साथी ने बुलाया था। वहाँ पहुँचे तो देखा कि हमारा साथी एक पेड़ के नीचे खड़ा था और ऊपर देख रहा था। उसके दोनों हाथ उसके सर पर थे।
मैंने दूर से ही उसको आवाज़ लगाई तो उसने पेड़ के ऊपर हाथ करके इशारा किया। मैंने ऊपर देखा तो एक बार के लिए मुझे यकीन ही नहीं हुआ अपनी आंखों पर। पेड़ के करीब 30 फीट ऊपर टहनी पर एक छड़ी यानी एक वॉकिंग स्टिक लटकी हुई थी। उस छड़ी के ऊपर का हिस्सा जिसको कि हाथ में पकड़ा जाता है वो अच्छे से टहनी में टंगा हुआ था और वह छड़ी झूल रही थी। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उस खोए हुए बूढ़े शख्स ने उस छड़ी को 30 फीट ऊपर उछाल कर वहाँ टांग दिया हो। और ना ही हमें वहाँ उस आदमी के आने का कोई निशान मिला। हम काफ़ी देर वहीं खड़े उस झूलती हुई छड़ी को ही देखते रहे। हमने बहुत देर तक उस इलाके को छाना लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। यहाँ तक कि डॉग स्क्वाड को भी काम पर लगाया, लेकिन वो कुत्ते भी उस पेड़ के नीचे पहुँचते ही उसकी गंध खो देते थे। कुछ दिन बाद हार कर हमने वो केस बंद किया क्योंकि हमें और भी केसेस पर काम करना होता था और उससे ज़्यादा हम कर भी क्या सकते थे। उसकी वाइफ हमको महीनों तक डेली कॉल करके पूछती कि उसका हस्बैंड मिला क्या, और हर बार उसकी उम्मीदों का टूटना बहुत दिल तोड़ने वाला था। मुझे नहीं पता इस एक केस ने ही मेरा दिल इतना क्यों तोड़ा। शायद इसीलिए कि उसके मिलने के चांसेस सबसे कम थे, या फिर इसलिए कि हमें इतना बड़ा क्लू मिलने के बाद भी हम उस शख्स को ढूंढ नहीं पाए। आखिर वो आदमी उस पेड़ तक कैसे पहुंचा? क्या किसी ने उसका कत्ल करके उसकी छड़ी को वहां टांग दिया था हमको चैलेंज करने के लिए? हमने बहुत कोशिश की उसको ढूंढने की, लेकिन नहीं ढूंढ पाए। ऐसा लगा किसी ने हमको चैलेंज किया कि ढूंढ के दिखाओ, और हम उस चैलेंज में फेल हो गए। खोए हुए बच्चों को ढूंढने का काम सबसे ज़्यादा दिल तोड़ने वाला होता है। बच्चे चाहे किसी भी हालत में खोए हो, उनको ढूंढना हमेशा मुश्किल ही होता है। और हमेशा ही जब भी किसी खोए हुए बच्चे का केस आता है, हम दुआ करते हैं कि बच्चा सही सलामत मिल जाए। हमेशा तो नहीं, लेकिन कुछ केसेस में डेड बॉडीज़ ही रिकवर होती हैं। एक बार की बात करूं तो एक बार हमारे पास एक केस आया। एक लेडी अपने 3 बच्चों के साथ पिकनिक मनाने गई थी एक बड़े पार्क में, नदी किनारे। सबसे बड़े बच्चे की उम्र करीब 6 साल, दूसरे की 5 साल और तीसरे की करीब 3 साल रही होगी। तीनों बच्चे उसकी आंखों के सामने ही खेल रहे थे, और उसने बताया कि उसने 1 सेकंड के लिए भी बच्चों को अपनी नज़रों के सामने से जाने नहीं दिया। और गौर करने वाली बात है कि उसने किसी दूसरे इंसान को भी वहाँ आसपास नहीं देखा। मौज मस्ती करने के बाद वो लोग वापस अपना सामान बांध के पार्किंग एरिया में जाने लगे जहाँ उनकी कार खड़ी थी। वो नदी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, जंगलों के बीच में कोई 3-4 किलोमीटर लंबी रही होगी, और उसके साथ का रास्ता भी बिल्कुल साफ था। घने जंगल थे, लेकिन नदी किनारे का रास्ता साफ था और पार्किंग एरिया का रास्ता नदी किनारे से ही होकर जाता था। और ये बिल्कुल इम्पॉसिबल ही था कि कोई उस रास्ते से भटक जाए। तीनों बच्चे अपनी माँ के साथ जा ही रहे थे। तीनों बच्चे आगे आगे थे और उनकी मम्मी सबसे पीछे थी, उन पर नज़र रखे हुए। अचानक माँ को ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई है, और उसने पीछे मुड़ के देखा। इन्हीं सिर्फ 3-4 सेकंड्स में ही 5 साल वाला बच्चा गायब हो गया। पहले माँ को लगा कि बच्चा शायद सुसु करने के लिए इधर उधर गया होगा। फिर उसने दूसरे बच्चे से पूछा तो उन्होंने बताया कि एक बड़ा सा डरावने मुंह का आदमी जंगल में से आया और उसका हाथ पकड़ के उसको अपने साथ लेके गया। दोनों बच्चे बिल्कुल डरे हुए नहीं थे। उस लेडी ने हमें बताया कि ऐसा लग रहा था मानो दोनों बच्चे नशे में हो। जाहिर है वो लेडी बहुत डर गई थी और बदहवास सी होके बच्चे को ढूंढने लगी। वो बच्चे का नाम लेके ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। उसने बताया कि एक बार तो उसको ऐसा लगा कि बच्चे ने वापस उसको आवाज़ दी हो। अब जाहिर है वो अकेली लेडी अकेले तो घने जंगल में नहीं जा सकती थी उसको ढूंढने के लिए। उसके साथ 2 बच्चे और भी थे, तो उसने पुलिस को कॉल किया और पुलिस ने तुरंत हमें फ़ोन किया। हमारे पास केस आते ही हम जल्दी से उस जगह पहुँचे और बच्चे को ढूंढना शुरू किया। हमारे साथ हमारा डॉग स्क्वाड भी था। सभी करीब 3-4 किलोमीटर ढूंढने के बाद भी हमें बच्चे का एक निशान तक नहीं मिला। ना ही डॉग स्क्वाड को बच्चे की कोई गंध मिली, ना पैरों के निशान, ना टूटी टहनियाँ, ना कोई कपड़ा, ना ही और कुछ। ऐसा कोई निशान नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके
कि वो बच्चा वहाँ था भी। कुछ देर के लिए शक माँ पर भी गया, लेकिन उसकी हालत देख के जाहिर था कि वो खुद इतनी टूट गई थी कि उस पर शक करना बेकार था। हमने वॉलंटियर्स की मदद से करीब 1 हफ्ता उस इलाके को ढूंढा, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। आखिर में हमने ढूंढना बंद कर दिया, लेकिन वॉलंटियर्स ने अपनी खोज जारी रखी और एक दिन हमें रेडियो फ़ोन पर कॉल आई कि एक बॉडी मिली है और रिकवर करने की ज़रूरत है। उन्होंने जब हमें लोकेशन बताई तो हमें यकीन नहीं हुआ। बच्चे की बॉडी उसके गायब होने के जगह से करीब 20 किलोमीटर दूर मिली थी। पहले तो हमें लगा कि ये किसी और बच्चे की बॉडी है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर जब शिनाख्त की तो पता चला कि ये ही वो बच्चा था। किसी को समझ नहीं आया कि बच्चा इतनी दूर कैसे पहुँचा। वो जगह इतनी दूर थी कि वहाँ किसी ने ढूंढा ही नहीं। वो तो बस एक वॉलंटियर ने सोचा कि वो ऐसी जगह ढूंढे जहाँ कोई नहीं ढूंढ रहा है और हो सकता है बॉडी को वहाँ ठिकाने लगा दिया गया हो। वो एक छोटी पहाड़ी के नीचे ही ढूंढ रहा था कि उसकी नज़र ऊपर पड़ी किसी चीज़ पर पहुंची। उसने अपने बाइनोकुलर्स से देखा तो समझ गया कि ये तो उसी बच्चे की बॉडी है जिसको वो ढूंढ रहा है। बॉडी को पहाड़ी पर बने एक छोटे से छेद में ठूसा गया था। उसको बच्चे की शर्ट का कलर याद था, इसलिए देखते ही उसको पता चल गया कि ये वही बच्चा है। तब उसने हमको रेडियो पर कॉल किया और हम वहाँ पहुँचे। हमें उसकी बॉडी को निकालने में 1 घंटा लग गया था। ना सिर्फ वो बच्चा अपनी जगह से 20 किलोमीटर दूर मिला, बल्कि उसकी बॉडी ऐसी जगह पर थी जहाँ पहुँचना बहुत ही मुश्किल था और कोई बच्चा तो वहाँ अकेला पहुँच ही नहीं सकता था। पहाड़ी की ढलान पर बने छोटे से छेद में उसकी बॉडी ऐसे ठूसी हुई थी मानो किसी ने ज़बरदस्ती ठूसी हो। हमें हमारे पूरे गियर के साथ भी उस जगह पहुँचने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी बॉडी पर चोट का या किसी खरोच का एक निशान तक नहीं था। उसके पैरों में जूते भी नहीं थे, लेकिन फिर भी पैरों में ज़रा सी भी मिट्टी नहीं लगी थी। तो ऐसा भी नहीं हो सकता था कि उसको कोई जंगली जानवर वहाँ खींच के लाया हो। और उसकी लाश को देख के ऐसे लग नहीं रहा था कि ये बच्चा 30 दिन पहले मर चुका है। उसकी बॉडी हमको उसके खोने के 30 दिन बाद मिली थी, लेकिन उसको देख के लग रहा था कि लाश ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन पुरानी है। सारी चीज़ें दिमाग घुमाने वाली थी। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि बच्चे की मौत ठंड लगने से हुई थी। बच्चा ठंड में जम गया था। समझ नहीं आया ये सब कैसे हुआ। इतने सारे सवाल जिनका आज तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है। कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।